हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद बीकेएस। तो आज जो है हम एसकेएन की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जीटी सेकंड है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, तो जो टॉपिक से किसी और से रिलेटेड होगी या थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली होगी तो मैं उसके बारे में आपको हिंट दे दूँगा, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। अगर उसके बाद भी जो है किसी में प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, ये इसीलिए होती है, या इसलिए मैं ये चीज़ें बोलता हूँ बिकॉज़ के अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर मैसेजेस आते हैं कि वीडियोस काफ़ी लंबी है। अब फिज़िक्स के सॉल्यूशंस एक तो कोई बताता नहीं है, और मैं बता भी रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई इजी क्वेश्चन होगा या कोई अलग से टॉपिक से रिलेटेड होगा जिसको मुझे लग रहा होगा कि समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो फिर मैं आपको हिंट दे दूँगा कि इसको आप जो है अलग से देख लेना। ठीक है, अब जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन जो है वो है कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट पे। ये कौन से टॉपिक पे है? कैलोरीमेट्री। अब अगर इसमें सिंपल डेटा गिवन है, इसकी थोड़ी सी मैं हिंट आपको दे देता हूँ, बाकी आप जो है खुद इसको सॉल्व करना। अब इसमें क्या जो है पूछ रहा है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है या एक बेकर है जिसका टेम्परेचर कितना है, जिसका टेम्परेचर है 90 डिग्री। इसका टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री। और इसके अंदर वाटर का अमाउंट कितना है? 100 ग्राम। इसकी स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं। इनिशियली अ बीकर है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 90 डिग्री। ठीक है, लेटर another 600 ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाज poured into the beaker। अब ये कह रहा है कि आपके पास एक बेकर था जिसके अंदर 100 ग्राम थे और 90 डिग्री था उसका टेम्परेचर, और ये क्या होगा? हॉट। अब हमने क्या किया, इसके अंदर मज़ीद और अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। कितना? 600 ग्राम। 600 ग्राम हमने इसमें डाला, और उसका टेम्परेचर कितना था? उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या है? ये है कोल्ड। तो इसके ऊपर लगेगा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि हीट लॉस्ट बाय हीट। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करके आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद आप जो है इस टॉपिक को अलग से पढ़ना। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिटेल्ड भी है, तो इसके ऊपर जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स कर लेना। एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पास्ट में जब एनटीएस का टाइम था, यानी कि 2017-18, तो उससे पहले ये जो है ना काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसको किस तरह से आप लिखोगे? हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेंड। हीट गेंड। अब हीट लॉस जो होगी, टेम्परेचर देखो ना, ये एक बॉडी जो है वो हॉट है और दूसरी क्या है? कोल्ड। तो एक बॉडी जो है हॉट वाली, वो क्या करेगी? टेम्परेचर लूज़ करेगी, और जो कोल्ड वाली है वो क्या करेगी? टेम्परेचर गेन करेगी। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर कन्वर्शन की बात हो, दो चीज़ें याद कर लो। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं याद करने वाली। एक होती है स्टेट चेंज, और दूसरी ये होती है बात के टेम्परेचर चेंज। स्टेट चेंज में याद कर लो, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इस तरह के फार्मूलाज लगते हैं, जिस तरह के ml। और टेम्परेचर चेंज में क्या लगता है? टेम्परेचर चेंज में लगता है mc डेल्टा टी। ठीक है, अब एक बॉडी टेम्परेचर लूज़ करेगी, दूसरी बॉडी गेन करेगी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे mc डेल्टा m1c1 डेल्टा t1 इज इक्वल्स टू mc m2c2 डेल्टा t2। और यहाँ पर M2 को क्या होगा? M2 होगा आपका M1 प्लस M2, क्योंकि वाटर का अमाउंट जो है हमने पहली बॉडी के अंदर ऐड किया है। अब इसके बारे में देखो, मैंने आपको कितनी डिटेल बता दी। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा भी है, और इसको अगर आपने अच्छे से समझना है तो इसको खुद से पढ़ लेना, और उसके लेक्चर्स वगैरह, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह देखना, और बाकी जो इससे चीज़ें रिलेटेड थी जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा वो कर लेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है? तो सिंपल फार्मूलाज हैं। सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपान, सॉरी एक सेकेंड,
डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सी, ये है आपकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट अगर आपने निकालनी है तो सी, इसको इधर लेकर आएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो अब डेल्टा क्यू का यूनिट क्या है, जूल पर, ये मास का क्या है, केजी, इंटू डेल्टा टी का क्या है, केल्विन, जूल पर केजी इंटू केल्विन। तो जूल पर केजी इंटू केल्विन ये लिखा हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ और भी है कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम स्मॉलर सी के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि स्मॉल सी। और जो यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक। अच्छा, और जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है उसको कैपिटल सी के साथ हम जो है लिखते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में रिलेशन को कभी कभी इस तरह से भी जो है वो गिवन होता है। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम्स हैं इसके, इस तरह से स्मॉल एमसीक्यूज होते हैं, तो वो मैं भी आपको अब बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जैसे कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये है हीट कैपेसिटी का इसका। तो अगर मैं लिखूँ सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसको मैं कंपेयर करूँ किसके साथ, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ स्पेसिफिक हीट के साथ, तो क्या लिखूँगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब देखो इसमें से ये वाला जो टर्म है, ये इसको हमने क्या लिखा है, सी के नाम से, तो यहाँ पर मैं इसके बदले में सी भी लिख सकता हूँ। तो सी स्मॉलर इज इक्वल्स टू कैपिटल सी अपॉन एम, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यानी कि सी स्मॉलर किसके लिए है, ये स्पेसिफिक हीट के लिए, और ये सी कैपिटल किसके लिए, ये हीट कैपेसिटी के लिए। यानी कि हीट कैपेसिटी को अगर आप मास के साथ डिवाइड करोगे तो आपको स्पेसिफिक हीट जो है वो मिल जाएगी। इस तरह के जो है क्वेश्चंस वगैरह जो है आते रहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर। अब अगर आप मेरे जूम वाले जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ना, वो अगर आप खोलोगे तो उसमें ये मैंने डायरेक्टली लाइन बताई हुई है, यानी कि लेक्चर के अंदर। अच्छा, लेक्चर्स जो जूम वाले थे, मैंने क्रैश कोर्स चलाया था जुलाई 2023 में, और अभी जून 2024 में मैं अगेन स्टार्ट करूँगा। और आपकी पूरी फर्स्ट ईयर और इंटर एमडी केट के हिसाब से आपको समझाई जाएगी, और प्रॉब्लम्स भी करवाए जाएंगे, वर्कशीट्स वगैरह हर चीज़ उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन वगैरह करना हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह ग्रुप ज्वाइन कर लें, और फिर जो है मैं मज़ीद आपको जब जून का महीना जो है करीब होगा तो तब जो है शेयर कर दूंगा। ये जो है मैंने लाइन बताई हुई थी कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर जो है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है वो टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है, और इसी की वजह से जो है वो टेम्परेचर डिफाइन हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट बाद में आया था। वर्क डन, अब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, ये मैंने सर को मैसेज भी किया है, और देखिए अब सर क्या जवाब देते हैं। और अगर आप में से किसी को इसका कुछ ऑप्शंस वगैरह में मसला लग रहा हो या कुछ और, तो मुझे ये व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, या मुझे जो है इन्फॉर्म कीजिएगा थोड़ा बहुत। बाकी अगर इसमें क्वेश्चन में कोई मसला नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो GT3 की मैं बनाऊँगा उसमें आपको मैं शेयर कर दूंगा इसके बारे में। अच्छा, एक ड्यूरिंग ईच साइकिल, ड्यूरिंग ड्यूरिंग ईच साइकिल हीट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 25%। एक हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 25%। 800 जूल कितनी हीट लेती है। हाउ मच वेस्ट हीट इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द साइकिल, यानी कि साइकिल के दौरान हीट वो जो है वेस्ट कितनी करेगी। तो आपको पता है, आपके पास हीट इंजन जो होता है उसमें किस तरह से होता है, आपके पास उसमें होता है एक होती है आपके पास कोल्ड बॉडी, दूसरी होती है हॉट बॉडी। हॉट बॉडी को आप बोलते हो रिजर्वायर, ठीक है, या इसको बोलते हो आप सोर्स, सॉरी इसको आप बोलते हो सोर्स, और कोल्ड बॉडी को आप बोलते हो सिंक, ठीक है।
और मेरे ख्याल से इसके रिजर्वायर वगैरह के नाम भी है, वो आप बुक से देख लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन जो इसके कॉमन नेम्स है वो यही है, सोर्स और सिंक। अब हॉट बॉडी की जो हीट होती है इसको हम Q1 से और इसके टेम्परेचर को T1 से ज़ाहिर करते हैं। कोल्ड के हीट यानी कि टेम्परेचर को और हीट को Q2 और T2 से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, ये थी जनरल बात। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक एफिशिएंसी उसकी कितनी है, 25%। हीट जो ले रही है तो लेगी किससे, हमेशा हीट ली जाती है हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी से हीट लेगी, कोल्ड बॉडी में उसको फेंकेगी। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला इसको यहाँ पर लिखते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल्स टू 1 - T2/T1, या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ईटा इज इक्वल्स टू 1 - Q2/Q1। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसी वजह से लिख रहा हूँ, अदरवाइज एफिशिएंसी का फार्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 25%। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25। अब मैं यहाँ पर 1 लिखा मैंने, माइनस Q2, Q2 कितनी है, Q2, अब देखो हीट जो सिस्टम से ले रहा है वो कितनी है, Q2 आपको फाइंड करनी है, और Q1 जो है वो हीट सिस्टम से ली जो जा रही है वो कितनी है, 800। Q2 क्या है, जो कोल्ड बॉडी में फेंक यानी कि हीट जो है एक्सपेल होगी, और हीट आई कितनी है, 800 आई है, तो यानी कि किससे आएगी, तो मैंने आपको ये बीच में एरो लगाकर बताया कि ये कोल्ड है, सॉरी हॉट बॉडी से आएगी। ठीक है, और जाएगी किसमें, कोल्ड बॉडी में। तो अब देखो इसकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपने करनी है, किस तरह से करोगे, ये जो 1 है इसको इधर लेकर आओ, तो ये 0.25 है। अब ये 1 जो है इधर क्या कर रहा है, इस साइड कर रहा है, ये इसके सामने क्या है, प्लस की साइन, तो इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, -1 बन जाएगा, और इस साइड क्या बनेगा, ये -Q2/800। तो अब 0.25 -1, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो क्या आंसर आएगा, 0.75 माइनस का, -Q2/800। अब ये माइनस माइनस में हो गई ख़त्म। Q2 जो है आपको किसकी इक्वल मिलेगा, Q2 मिलेगा 800 इंटू 0.75। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें, जो कि आपको जो है सॉल्व वगैरह करने होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट काफ़ी बड़ी है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी में इसको ख़त्म कर लें। अच्छा, अगर मैं जल्दी में किसी की स्टेटमेंट ना भी पढूँ ना कंप्लीट, तो मैंने टेस्ट देखी हुई है, उसको देखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो और उसके बाद आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, खुद से स्टेटमेंट पढ़नी है, और उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये किया करो कि जो भी टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको मिलें, खास करके वीडियो सॉल्यूशन, उसको सबसे पहले खुद सॉल्व किया करो। देखा करो कि आपका दिमाग कितने जो है हद तक जाता है, और कितने कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके जहन में आते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो रही, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखा करो। वीडियो सॉल्यूशन के बाद आपने अगेन उस टेस्ट को करना है। इस तरह से जो है फिजिक्स पढ़ोगे तभी फिजिक्स समझ में आएगी। फिक्स्ड मास गैस इज थर्मली इंसुलेटेड। अब देखो इसमें इसने ये अल्फाज बोल के हमें हिंट दे दी। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि वॉल्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि जो भी इस मटेरियल है वो नॉन कंडक्टिंग है, हीट अंदर ना आ सकती है ना जा सकती है, इज कंप्रेस्ड। तो आपको हिंट मिल गई कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस में किस तरह से होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हम कंप्रेस करते हैं तो एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा क्यू नहीं बल्कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, इसको हमने कंप्रेस किया, तो वर्क डन क्या होगा, ये होगा ऑन द सिस्टम, और ऑन द सिस्टम वर्क डन क्या होता है, ये होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर वर्क डन मैंने सिंबल क्या रखूँगा, मैं यहाँ पर इसके सामने मैं रखूँगा नेगेटिव, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव होती है, नेगेटिव डेल्टा यू। अब ये नेगेटिव नेगेटिव में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू किस में आई, पॉजिटिव में। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आई। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आना मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज़ किया, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है।
ये सारी कहानी मैंने पिछली जो जीटी है उसमें भी ये बताई हुई है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो, और अगर फिर भी आपको डाउट हो तो थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 1 2 3 जो है मेरे अपलोडेड है। उसमें बीच बीच में थोड़ा सा वॉइस का इशू है, बिकॉज के जो है वो क्लासेस रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा लेट कर रही थी फ़ोन में, जो है वो स्टोरेज वगैरह कम थी, तो इसी वजह से। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ये जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि टेम्परेचर राइज करेगा और वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। फॉलोइंग वाले दोनों ऑप्शंस गलत हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इज रिलेटेड टू, अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो ये जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है ना, सेकंड लॉ के साथ रिलेटेड है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब क्या बोल रहा है कि एन एक्सपांडिंग स्प्रिंग pushes a rigid cylinder of gas across a horizontal frictionless surface. Consider system to be gas inside the cylinder. Which of the following sets of relation best describes what happens? An expanding spring pushes the rigid cylinder. अभी इस तरह से कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर कोई स्प्रिंग है और ये जो है आपके पास कोई गैस है, इसके ऊपर जो है ये लगा हुआ है और इसके अंदर कोई जो है वो गैस है। अब ये इसको पुश कर रहा है। An expanding spring pushes rigid cylinder gas across the horizontal surface. तो अब ये क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम और विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर ये देखो ऑप्शन है, वर्क डन, सारे वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऑप्शन हैं। तो अब इसमें से हिंट निकालो कि कौन सी चीज़ इसने बताई हुई है। रिजिड सिलेंडर अक्रॉस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, कंसीडर द सिस्टम टू बी गैस। अच्छा, तो अब इसको अपने हिसाब से करते हैं। जब ये इसको कंप्रेस करेगा, अगर ये इसको कंप्रेस करेगा, अगर जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो अगर हीट बाहर नहीं जा सकती, सपोज करें हीट बाहर अगर नहीं जा सकती, यानी कि डेल्टा क्यू अगर ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो किस वजह से, क्योंकि जो अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया ना कि टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो यही एडियाबेटिक वाली कंडीशन इसने दी हुई है। थोड़ा सा घुमा के इसका यही आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखो सेटिस्फाई कंडीशन कौन सी हो रही है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है ग्रेटर देन ज़ीरो, और क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी वर्क डन जो है हमने सिस्टम पर किया है। जब सिस्टम पर हम वर्क करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और सिस्टम पर वर्क होगा, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से इनका जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, खामखा मैंने इतना दिमाग अपना जो है ध्यान कर दिया आपको बता के। चलो आगे पढ़ो, आगे क्या है। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सिंपल है। ये कर्व और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में भी दी है कि हमेशा हर ग्राफ के नीचे वाली एरिया को देखा करो। इसके ग्राफ के नीचे जो जो इस तरह से इसके नीचे एरिया ये है, अब जो इसके ऊपर है उसके नीचे पूरी एरिया है ये वाली, यानी कि पूरी। और जो इस तरह से सीधा है तो ये जो पूरी एरिया है ना, ये इस तरह से। अब आप बोलोगे कि ये क्या कर रहा है, सम जो है सर पता नहीं क्या कर रहे हैं और हमें जो है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके आपको समझाऊँ। अब देखो, जैसे कि इसके नीचे वाली जो एरिया है वो ये वाली है, ठीक है। और इसके नीचे जो एरिया है वो ये वाली सेकंड लाइन की। और जो लास्ट है ना ये, इसके नीचे ये पूरी एरिया है, तो जिसके नीचे एरिया ज़्यादा होगी वर्क डन उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंज डिपेंड्स अपॉन, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब किस तरह से करता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक चीज़ याद कर लो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। एक बात ये हमेशा के लिए याद कर लो मेरी, जब ऑन द सिस्टम होगा, ऑन सिस्टम, तो टेम्परेचर राइज करेगा। बाय सिस्टम होगा
बायो सिस्टम होगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा। लेकिन कंडीशन कौन सी है? कंडीशन है एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं होगा तो फिर सवाल हो जाएगा आपका गलत। तो ये मेरी बात समझ लो, बाकी आप होशियार बच्चे हो। ऑन विच फैक्टर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1 - T2 अपॉन T1 टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर सोर्स एंड सिंक। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, वरना ये मुझे अभी बतानी पड़ती। बोथ ए एंड बी, इसको करेक्ट कर लो। बेस्ट कंटेनर फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, याद कर लो आपका जो थर्मोस फ्लास्क होता है। अब देखो हम लोग थर्मास, ये तो आपने देखे हुए होंगे, चाय वगैरह आप रखते हो, ये नियरली इंसुलेटिंग होते हैं, कम्प्लीटली या परफेक्टली इंसुलेटर्स नहीं होते। परफेक्टली इंसुलेटर्स अगर ना होते, सॉरी अपना परफेक्टली इंसुलेटर्स अगर होते ना तो आपको सुबह चाय बना कर रखते, और अगर वो चाय पड़ी हुई रहती, यानी कि कोई उसको पीता अगर नहीं, यानी कि वो पड़ी हुई होती किसी जगह पर, तो अगर 100 साल भी गुजर जाते ना तो वो गर्म ही रहती, क्योंकि उसमें हीट अंदर या बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है। बेस्ट कंटेनर फॉर ये डायबिटिक प्रोसेस है थर्मस फ्लास्क। अब देखो इफ द इंटरनल एनर्जी गैस डज नॉट चेंज, अब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो याद कर लो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज नहीं होता यानी कि वो होगा आइसोथर्मल, और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और इसी को हम नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल सवाल है, सिंपल आंसर है, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, ये करते हैं अभी, पहले दूसरे जो है वो क्वेश्चंस कर लें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी कंसिडर थर्मोडाइनमिक सिस्टम डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू वर्क डन के लिए है, तो कौन सी स्टेटमेंट नीचे जो है वो सही है? तो अब इसमें जो स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन गलत टिक किया हुआ है, इसमें जो स्टेटमेंट सही होगी वो होगी, अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपकी हीट ना आ सकती है ना जा सकती है। जनरल इक्वेशन क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये समझ लो, बार बार नहीं बताने वाला कोई, ये होगी ज़ीरो और डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ से अगर मुझे डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये मैं इसको इधर लेकर जाऊँगा, क्योंकि ये यहीं पर पड़ा रहेगा। तो ये प्लस की है डेल्टा यू, उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और ये किस कंडीशन में मैंने आपको बताया? ये एडियाबेटिक कंडीशन में, हीट हमने ज़ीरो सपोज की। तो अब देखो ये माइनस जो है ना, ये स्विच भी हो सकती है। अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू को उधर लेकर गया होता तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता? माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। तो ये दोनों वैलिड है, और किसके लिए है? आइसोथर्मल के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों के लिए पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला गलत होगा, आइसोथर्मल भी नहीं होगा, ये भी आइसोथर्मल गलत है। तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन, ये जो है बनेगा सही। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये जो है वीडियो भी मैं रात को बना रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 4:32, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है, वर्क डन कितना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। अब ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, ये इसी फार्मूला पर होगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें डेल्टा क्यू रखे हुए, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट बोली है ना, तो डेल्टा क्यू वर्क बोला है ना, तो ये और वेपोराइजेशन यही आंसर आएगा। इफ 150 ऑफ जूल वर्क इज डन, अब ये भी जो है ना इसी फार्मूले पर है। क्या मैं आपको बार बार करके दिखाऊं? सिंपल चीज़ है, कोई मसले वाली बात ही नहीं। अब आपसे बोल रहा है, अब ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसीडर फॉलोइंग फिगर, फॉलोइंग फिगर, नीचे वाली जो फिगर दी है उसको समझो, डेल्टा यू वन एंड लेट डेल्टा यू टू बी दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब एक ए प्रोसेस है, दूसरा बी प्रोसेस है, इसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू वन है, इसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू टू है। अब क्या कर सकते हैं? अब आगे सुनोगे क्या कर सकते हैं। डेल्टा क्यू बी दी नेट हीट गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेस ए प्लस बी। अब इस पूरे सिस्टम में जो हीट लगी है वो है डेल्टा क्यू। अब ये पूरी कहानी करवाएगा, आखिर में जो है ना बस सवाल, यानी कि एक लाइन का होगा नेट।
अब हीट इसकी इतनी है, वर्क डन इस पे इतना किया है, चलो ये पता चल गया हमें कि तुम दिमाग खपाना चाहते हो हमारा। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, आपने ये देखना है कि अब इसमें एक चीज़ जो मैं मुझे बताने वाली है वो क्या है, ये जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में याद कर लो, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं ना, स्टेट फंक्शंस, उनमें चेंज ज़ीरो होता है, और जो इंटरनल एनर्जी है उसकी, वो भी क्या है, वो भी स्टेट फंक्शन है। अब नीचे स्टेटमेंट पढ़ो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो, चेंज ज़ीरो होगी ना, एडिशन कैसे ज़ीरो होगी, डेल्टा यू वन माइनस डेल्टा यू टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पर हम सोच सकते हैं ये ज़ीरो हो सकता है। और एक चीज़ देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आपने पढ़ा है। यहाँ से अगर डेल्टा यू निकालो तो ये आपको किसके इक्वल मिलेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसकी चेंज भी ज़ीरो मिलेगी, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑप्शन 3। तो यानी कि 2 एंड 3 जो है इसका राइट आंसर बनेगा, 2 एंड 3। यहाँ पर 1 एंड 3 लिखा हुआ है, ये नहीं करना, बल्कि 2 एंड 3 विल बी दी राइट आंसर, क्योंकि इसके रीजंस पे मैंने आपको दे दिए कि किस तरह से होंगे। अब इफ़ क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोट, अब क्यू कर रहा है हीट को डिनोट, ई जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डब्ल्यू जो है वर्क डन है, क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है, बिकॉज के वो स्टेट फंक्शन है, तो ई विल बी ज़ीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ठीक है। बाकी पढ़ो, सिस्टम कैन डू वर्क, सिस्टम हैज टेम्परेचर, सिस्टम प्रेशर, ये नहीं होंगे। यानी कार्नोट साइकिल एट द एंड ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ये हमेशा याद कर लो कि कार्नोट साइकिल की जो ये वाला ग्राफ है ना, उसमें साइकिल के बाद में इसका जो टेम्परेचर होता है वो इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल होता है, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस का। कार्नोट साइकिल, अब इसके नीचे ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात या मसले वाली बात नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन इसका लिखा हुआ है, करोगे समझ लोगे, कर लोगे, ठीक है। अब इसकी जो है आपको टेम्परेचर दो बताए गए हैं, एफिशिएंसी एक की 1/6 से T2 को जो है कम किया जा रहा है, तो बताओ कि एफिशिएंसी जो है किस तरह से होगी, इस तरह के जो है क्वेश्चन है, और नीचे जो है इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, हो जाएगा आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, अच्छा इस फार्मूला में ये जो इसका ऑप्शन है इसका मेरे ख्याल से 93.4 या 94 आंसर आ रहा है, लेकिन ये केल्विन के अंदर है जो मुझे लगता है। अब आप लोगों ने क्या निकाला है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसका वे बता देता हूँ आपको। अब देखो, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, कार्नोट साइकिल 280 केल्विन है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 0.4। हमने, हमारी ख्वाहिश है टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 0.5, हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड, यानी कि Q1 को कितना बढ़ाएं कि एफिशिएंसी 0.5 बने, यानी कि ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट है। 0.4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2, T2 कितनी है, 280 के 280 केल्विन अपॉन T1। अब 0.5 करना है तो 1 माइनस, ये तो कांस्टेंट है के, तो T1 प्लस एक्स, एक्स क्या है, वो टेम्परेचर जो हमें बढ़ाना है। तो अब क्या करो, इसको भी सॉल्व करो, यहाँ से क्या करोगे, ये 1 लेकर जाएंगे उधर, तो ये आ जाएगा 0.6 माइनस में, और आपका ये बनेगा 280 अपॉन T1, माइनस का माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, तो ये T1 इज इक्वल टू 280 अपॉन 0.6, और इसको सॉल्व करोगे। अब जो T1 की वैल्यू है वो आपने रखनी है इस फार्मूला के अंदर, आपका एग्जैक्ट जो आंसर है वो 94 केल्विन जो है आ जाएगा। ये मैंने थोड़ी देर पहले करके भी लिखा है, और ये जो है लेंदी प्रॉब्लम है, बार बार करने में जो है मसला भी होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती। आप लोग पेपर पर कर लेते हो इजीली, ये मैं जो है ना फ़ोन की स्क्रीन पर लिख रहा होता हूँ, कभी माउस की जो है टच पैड अपना लैपटॉप की टच पैड पर लिख रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लिया करो, अगर कोई बोलूँगी मैं इसको कर लो तो। अच्छा, 2 आइस ब्लॉक्स, अब 2 आइस ब्लॉक्स हैं, उन दोनों को कंप्रेस किया जाता है, तो याद कर लो, इसको दोनों को प्रेस करेंगे ना, प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, प्रेशर बढ़ेगा,
प्रेशर के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करती है। इसका जो है आंसर यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सवाल इसे नहीं है कि आप जो है आप बोलो कि सवाल मैं खुद ही करता जा रहा हूँ। सवाल आप खुद से पढ़ो और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करो। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? अब एडियाबेटिक प्रोसेस में इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, तो ये तो ठीक है। और हीट एब्जॉर्ब्ड रिलीज जीरो होती है, ये करेक्ट बात है। इनकरेक्ट बतानी है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज वेरिएबल। आइसोकोरिक क्या होता है? आइसो मीन सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम सेम हो, तो वेरिएबल बोल रहा है कि ये बात गलत है और ये सवाल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें यही बताना था। अब क्या कह रहा है कि इन थर्मोडाइनमिक प्रोसेस सिस्टम Q रिप्रेजेंट्स हीट ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम। W ये नॉर्मली ये चीज़ें बता रहा है। Q ग्रेटर देन 0, W इज इक्वल टू 0, Q विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। अब वो कंडीशन बतानी है जिसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर जाएगी, तो वो कौन सी होती है? एडियाबेटिक की कंडीशन होती है। वो मैंने आपको पहले भी बताई कि एडियाबेटिक की कंडीशन कौन सी होती है? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो। किस तरह से होगा वर्क डन? इसको मुझे समझाने दो कि वर्क लेस देन ज़ीरो। अब लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है? लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि वर्क जो है नेगेटिव है। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब मैं इसको कंप्रेस करूँगा ऑन दी सिस्टम। ऑन दी सिस्टम की वजह से यहाँ पर हीट ज़ीरो है। हीट ज़ीरो यानी कि हीट बाहर नहीं जा सकती, तो इसकी कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डेल्टा यू भी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तो ठीक है। अब देखो, अब दूसरा इसमें कौन सा लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है 1 and 4 ओनली। तो Q1 जो है इसमें क्या है? हीट जो है ग्रेटर देन ज़ीरो। हीट ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि हीट क्या होगी? हीट क्या होगी? पॉजिटिव। अब देखो ना, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये होता है, ज़ीरो भी पॉजिटिव है लेकिन ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि हमने बॉडी को हीट दी है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है इस थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में। अब देखो, इसके अंदर हीट गई। अब देखो यहाँ पर ये गेम क्या कर रहा है कि वर्क डन ज़ीरो है। वर्क डन ज़ीरो है यानी कि ये सिस्टम या पिस्टन जो है ये मूव नहीं कर सकता ऊपर। ऊपर ना जा सकता है ना नीचे आ सकता है, ये है फिक्स्ड। तभी तो वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन अगर ज़ीरो है, इसकी हीट देते जाओगे तो वो क्या करेगी? वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यही तो सवाल था। तो 1 and 4 ओनली, तो ये आपका करेक्ट है। During the adiabatic expansion of an ideal gas, the increase in internal energy was found to be minus 200 joule. The work done by this gas during this process. अब ये किस प्रोसेस की बात हो रही है? एडियाबेटिक की। तो एडियाबेटिक की प्रोसेस की बात हो रही है, तो इस पर वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर इनकी इंटरनल एनर्जी -200 है तो वर्क डन कितना होगा? 200। अब ये किस तरह से होगा ये भी आपको बताऊं, तो चलो देख लो। माइनस डेल्टा यू कितनी है? -200, तो यहाँ पर रखी मैंने -200। माइनस माइनस में हो गया ख़त्म, 200। अब अगर ये भी नहीं पता कि माइनस माइनस किस तरह से ख़त्म हो रहा है, तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी समझ लो, अलजेब्रा बेसिक। टीचर्स बताते नहीं खामा इन्हीं बातों पर जो है ना थोड़ा बहुत इज़्ज़त और प्यारे प्यारे अल्फाज बोल देते हैं, तो इसी वजह से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। अलजेब्रा बेसिक समझ लो, बेसिक मैथमेटिक्स जिसके अंदर आती है, और हल्का फुल्का मल्टीप्लिकेशन एडिशन किस तरह से होती है, और प्लस को उधर लेकर जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये थोड़ा बहुत आना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्री आनी चाहिए हल्की फुल्की, और ज्योमेट्री आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो अगर थोड़ा बहुत ये आता होगा, इतनी मैथमेटिक्स अगर आती होगी, तो आप जो है फिज़िक्स आराम से कर सकते हो, जो आपके एमडी के लिए रिक्वायर्ड है। Heating of water at atmospheric pressure to covered under the thermodynamic process is known as। अब देखो, यानी कि ये बोल रहा है कि वाटर को हमने गर्म किया एटीएम पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ये होगी आइसोबैरिक कंडीशन। 2 moles of gas undergoes an isobaric process। isobaric process, तो if the gas
इफ़ द गैस टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड देन हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी। तो हीट एब्जॉर्ब्ड अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। और प्रेशर कांस्टेंट है तो पी रखेंगे। एन मोल्स कितने हैं यहाँ पर, ये जो है ना ये 2 मोल्स है, इसने टी जो है मिसिंग कर दी है। 2 सी पी कितनी होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, जो सी पी की वैल्यू होती है वो होती है 5/2 आर। तो यहाँ पर मैंने रखी 5/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.3। और डेल्टा टी कितना है 20 डिग्री। 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5, और यहाँ पर मैंने रखा 8.3 और यहाँ पर मैंने रखा 20। तो इसका आंसर जो है आएगा 830 जूल। एक जो पिछला क्वेश्चन था हमने मिस कर दिया, जो मैंने कहा कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो भी जो है इसी तरह का जो है क्वेश्चन है, इसी तरह के फार्मूला लगेंगे और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी जो है सेकंड जीटी स्कैन सीरीज़ की जो मैंने आपको बताई। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, कुछ वीडियोस में जो है लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा और कुछ वर्कशीट्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे फर्दर। ठीक है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेयरिंग का मकसद ये नहीं है कि व्यूज़ वगैरह बढ़ेंगे या कुछ और, सबका फ़ायदा होगा म्यूचुअली। सो दैट इज़ गुड। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।